गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे सिलेबस का, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, उसको देखने जा रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनॉर्मस एनर्जी विच अंडर प्रॉपर कंडीशन अटेन फ्रॉम एनिलेशन ऑफ मास। सो जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, बेसिकली जैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके जो उनका जो मतलब ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ मास कम हो जाता है, बढ़ भी सकता है। बट अगर हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो इन जनरल हम यही कह सकते हैं कि मास जो होता है न्यूक्लियाइड्स का वो कम हो जाता है और वो मास इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये एटॉमिक एनर्जी है इसका सोर्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, से ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मास डिफेक्ट आ रहा है और वो मास जो है वो डेल्टा एम जो है वो एटॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हम लोगों को कि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके की थी और ये एटॉमिक एनर्जी की डेफिनेशन भी सिमिलर तरीके से है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि से कोई न्यूक्लियोइड है ए और ए से कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर बी में। तो जब ये न्यूक्लियोइड बना होगा तो इसका कुछ मास डिफेक्ट होगा जिसको मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा एम वन, और ये जो न्यूक्लियोइड होगा इसका भी कुछ मास डिफेक्ट होगा जिसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एम टू। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं कि ये जो एलिमेंट होता है उसका जो एक्चुअल मास होता है माइनस जो कैलकुलेटेड मास होता है, जो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास को जोड़ करके, न्यूट्रॉन के मास को जोड़ करके और इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ करके जो हम निकालते हैं, तो इन दोनों का जो मास का जो डिफरेंस होता है दिस इज डेल्टा एम। तो ये ए के लिए अलग से निकाला जाएगा और बी के लिए अलग से निकाला जाएगा। और ये जो मास हम देख रहे हैं, मास डिफेक्ट जो देख रहे हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हम इक्विवेलेंट एनर्जी में। और मैंने इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था बाइंडिंग एनर्जी के लिए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, दिस इज डेल्टा एम इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार देख लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा जो भी। ये जो डेल्टा एम है इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट भी कुछ एनर्जी होगी बाइंडिंग एनर्जी, जिसको मैं लिख दे रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी 1, और इसके इक्विवेलेंट भी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब जब कोई प्रोसेस हो रहा है ए से बी में तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा, बाइंडिंग एनर्जी 2 माइनस बाइंडिंग एनर्जी 1, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक एनर्जी। ये होगा यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ए से बी में कन्वर्जन हुआ तो डेल्टा एम 2 में से अगर हम डेल्टा एम माइनस करेंगे तो जो नया डेल्टा एम आएगा, तो ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास चेंज हुआ है, दिस इज मास चेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास चेंज हुआ है ये डेल्टा एम, इसकी इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी, सेम इक्वेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पर। जो कन्वर्जन फैक्टर था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो कन्वर्जन फैक्टर था, उससे इस डेल्टा एम को मल्टीप्लाई करके हमको कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक एनर्जी मिल जाएगी। मतलब इस प्रोसेस में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी का जो सोर्स है ये क्या है, जो मास का चेंज हो रहा है इन अ गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, मास का कुछ चेंज होगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगा, और ये जो एनर्जी का चेंज हो रहा है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एटॉमिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है। अब अगर हम यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसको अगर हम नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि एक्सप्लोजिव होती हैं, यानी जो एक्सप्लोजिव हम केमिकल एक्सप्लोजिव जो यूज़ करते हैं उसके अगर हम एनर्जी से कंपेयर करें तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि एटॉमिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन मतलब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल साइट करे हैं केमिकल रिएक्शंस के, और हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी होती है, जो एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है, एंथैल्पी जो रिलीज हो रही है, ये लगभग मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। इससे कुछ ही रिएक्शन होंगे जो जिनकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। जैसे अगर हम कंबशन की बात करें, कार्बन को जब हम कंबशन करते हैं, कंबशन रिएक्शन जो होती है कार्बन प्लस O2 गिविंग CO2, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है सिर्फ -4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल होती है। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है टू गिव एल्यूमिना, इसके लिए जो रिएक्शन जो एंथैल्पी चेंज है दिस इज -17.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। और TNT एक एक्सप्लोजिव होता है हम जानते हैं, और इसका जो
मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जब ये एक्सप्लोड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये वाली एनर्जीज हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करी जा रही हैं, जबकि अब हम अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो उसमें जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज हो रही है ये बहुत ज्यादा होती है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, यानी 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का निकल में कन्वर्जन है और निकल के साथ बीटा पार्टिकल का भी एमिशन हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा एच आप जो देख रहे हैं दिस इज -2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -2.5 मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जा रहा है, यानी अगर हम केमिकल रिएक्शन से कंपेयर करेंगे तो ये 1 मिलियन टाइम ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। सिमिलरली यूरेनियम का जो फिशन होता है इसमें आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है दिस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शंस के कंपैरिजन में जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में वो बहुत ज्यादा होती है और 1 मिलियन टाइम्स के प्रोपोर्शन में होती है। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ये क्यों हो रही है, क्योंकि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मास जो है वो एनिलेट हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसको हम पहले देख चुके हैं। देन ये जो एटॉमिक एनर्जी है इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब अगर हम ये पता लगा पाए कि कितनी एटॉमिक एनर्जी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज हुई है तो हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट न्यूक्लाइड्स है उनके एनर्जी, मतलब उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके बारे में जान सकते हैं और जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आप लोगों को कि जैसे ये दो न्यूक्लिएट्स थे और जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस था, इन दोनों के बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस था वही एटॉमिक एनर्जी की वैल्यू है। तो अगर मुझे ये वाला वैल्यू पता है तो मैं इन दोनों की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। एक्सपेरिमेंटली जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली जाती है, जो देखी जाती है, वो इसी तरह से देखी जाती है। और जैसा कि मैंने अभी स्टेबिलिटी की बात करी, तो अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से A to B प्लस कुछ और प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं इससे, और अगर यहाँ पर इस प्रोसेस में जो एनर्जी का रिलीज हो रहा है यानी डेल्टा एच का साइन यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब यह है कि जो B है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है यानी डेल्टा एच का साइन अगर पॉजिटिव होगा तब B जो होगा, ये जो B होगा इस केस में दिस इज अनस्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में? जो पेरेंट न्यूक्लियोटाइड होगा A के कंपैरिजन में। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो B ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू A, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ये कम स्टेबल यानी लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू A। इसके बारे में हमने पैकिंग फ्रैक्शन में भी देखा था और ये सब हम देख चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी में भी ये वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। देन अगर हम ये एटॉमिक एनर्जी के मतलब रिलीज की बात करें तो हम जानते हैं कि जो मीडियम मास के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर से आयरन की या स्कैंडियम की या इधर क्लोरीन की, तो ये इन एलिमेंट्स का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है मतलब ये ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एनिलेशन, मास एनिलेशन शो नहीं करते और इनके केस में जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ये नहीं हो पाता है। तो जो मीडियम मास एलिमेंट्स होते हैं ये अच्छे सोर्स नहीं माने जाते एटॉमिक एनर्जी के। तो आपने देखा होगा जो भी न्यूक्लियर मतलब हम एनर्जी निकालने की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं वो हमेशा हम लाइट न्यूक्लिएट्स की हेल्प से बात करते हैं या हैवियर एलिमेंट्स की हेल्प से बात करते हैं, क्योंकि इनमें जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है, ये एलिमेंट्स कम स्टेबल होते हैं और इसीलिए ये फ्यूजन रिएक्शन या फिशन रिएक्शन में जाते हैं। वाइबल सोर्स है ये एटॉमिक एनर्जी के। देन लाइटर एलिमेंट्स का केस देख रहे हैं हम लोग पहले। जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जाते हैं और ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है कम होती है और इसीलिए जब ये न्यूक्लियाइड जो होते हैं फ्यूज होते हैं आपस में तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बट फ्यूजन रिएक्शन की एक प्री कंडीशन होती है कि फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाइड्स, उनको फ्यूज करना होता है, पास पास लाना होता है, आपस में मर्ज कराना होता है। और क्योंकि इन पे प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो ये एनर्जी बैरियर होता है, रिपल्शन जो होता है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी यानी कि हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ता है अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करानी है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतनी नॉर्मल नहीं है जो हमारे आसपास होती हो। जैसे हम जानते हैं कि सन पर या स्टार्स पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है और जो हमें लाइट मिलती है ये उस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही मिलती है। क्योंकि सन पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसलिए फ्यूजन रिएक्शन वहां पर हो पाती है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल साइट करा है कि 4 प्रोटॉन जो है ये कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं, हीलियम का एटम बना रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स बीटा प्लस लिखा है, इसका मतलब पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स जो है वो एमिट हो रहे हैं। इस रिएक्शन में डेल्टा एम की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखी है -0.02871 EMU, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज है दिस इज -26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिशन रिएक्शन की। तो ऑब्वियस है कि हैवियर एलिमेंट्स, अनस्टेबल हैवियर एलिमेंट्स होंगे वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जाएंगे, और फिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। तो हैवियर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स या डॉटर न्यूक्लियाइड्स बनते हैं। ये जो रिएक्शन होती है पर्टिकुलर नहीं होती है। पर्टिकुलर का मतलब यह है कि सेम एलिमेंट जो होता है अलग अलग तरीके के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेम तरह का ही फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करे। तो इसमें हम इन जनरल जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है कि फिशन प्रोडक्ट्स लिखा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म हो पाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो हैवियर न्यूक्लियस हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है, लो होती है। जो ये फिशन प्रोसेस होता है इसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है, और फिशन रिएक्शन को हम जानते हैं कि हम कंट्रोल कर पाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और जिसकी हेल्प से हम जो एटॉमिक एनर्जी है उसको अटेन कर पाते हैं।